नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक शर्मा अंग्रेश आपका स्वागत करता हूं द लीगल चैम्बर में। अब दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर हम साल 2023 की एक बड़ी महत्वपूर्ण जजमेंट आप सभी लोगों के लिए लेकर आए हैं। जी हां, और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं विल और वसीयत से रिलेटेड, जहां पर अगर एक विल वसीयत को कोर्ट के अंदर चैलेंज किया जाता है तो ऐसी सिचुएशन में विल वसीयत को साबित करने का जिम्मा किसके ऊपर आता है, साबित किसको करना पड़ता है। अगर विल वसीयत से रिलेटेड कोई सस्पिशियस सर्कमस्टांसेस कोर्ट को महसूस हो रहे हैं, कोर्ट उस विल वसीयत को संदेह की नजर से देख रहा है, तो किस पार्टी के ऊपर उस विल वसीयत को सटीक साबित करने का जिम्मा आता है। यह चीज ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने अपनी पहले की जजमेंट में भी क्लियर कर रखी है, पर साल 2023 में इससे रिलेटेड एक बड़ी महत्वपूर्ण जजमेंट आई है। और अगर आप लोगों का भी कोई विल वसीयत से रिलेटेड केस है, या फिर अगर आप भी विल वसीयत के माध्यम से ही संपत्ति के ओनर बने हैं, तो यह वीडियो आप लोगों को लिए देखना बहुत ज्यादा अनिवार्य है। अब दोस्तों, अगर आप लोगों को हमारी ये वीडियोस अच्छी लगती हैं, आप लोगों को हमारी तरफ से किए गए एफर्ट्स अच्छे लगते हैं, तो मेरा आप लोगों से अनुरोध है, वीडियो को आप लाइक जरूर करें और साथ ही साथ अपना वैल्यूएबल कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। इसके अलावा अगर आप हमारे थ्रू पर्सनली कंसल्टेशन करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को एक नंबर दिया है, उस नंबर पर आप लोगों को कॉल करके अपनी कॉल बुक कराकर डायरेक्टली हमारे थ्रू कंसल्टेशन भी मिलती है। दोस्तों चलिए दोस्तों, अब आज की इस वीडियो को हम ज्यादा लंबा ना करते हुए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब देखिए दोस्तों, सबसे पहले वीडियो की स्टार्टिंग में आप लोगों को एक बेसिक इंफॉर्मेशन विल वसीयत से रिलेटेड क्लियर कर दी जाए, क्योंकि हो सकता है कुछ लोग फर्स्ट टाइम हमारे इस चैनल पर वीडियो देख रहे हो। देखिए, विल वसीयत हमें इंडियन सक्सेशन एक्ट 1925 के सेक्शन 2 सब क्लोज एच में डिफाइन की गई है। विल वसीयत अगर सरल भाषा में आप लोगों को समझाऊं तो एक ऐसा दस्तावेज है जिसके माध्यम से एक व्यक्ति अपने जीवन काल के दौरान यह विल वसीयत तैयार करता है, जिसके अंदर उसने यह वर्ड्स लिखे होते हैं कि जब उस वसीयतकर्ता का देहांत हो जाएगा तो उसकी संपत्ति का विभाजन किस तरीके से होगा, उसकी संपत्ति पर मालिकाना हक किसका होगा, यह सारी चीज उस विल वसीयत में डिफाइन की जाती है। अब दोस्तों, विल वसीयत को बनाने के लिए कोई एक सटीक माध्यम नहीं होता, फिर भी लोगों को सलाह दी जाती है कि अगर आप फ्यूचर तक सेफ रहना चाहते हैं तो एक एडवोकेट के माध्यम से ही उसकी गाइडेंस के अंदर ही विल वसीयत को ड्राफ्ट कराएं, ताकि वो आपकी कंडीशंस देखते हुए उस विल वसीयत को ड्राफ्ट करें। इसके अलावा विल वसीयत को बनाने के लिए उसका कोई स्टैम्प पेपर पर होना अनिवार्य नहीं होता। ठीक इसी प्रकार से विल वसीयत को रजिस्टर्ड करवाना भी कंपलसरी नहीं होता। अगर आप हमारे रजिस्ट्रेशन एक्ट के सेक्शन 17 और सेक्शन 18 देखते हैं तो वहां पर आप लोगों को यह चीज क्लियर हो जाती है। विल वसीयत के अंदर हमेशा यही चीज ध्यान दी जाती है कि वसीयतकर्ता के साइन हो और दो विटनेस के साइन हो, और जो वह वसीयत तैयार की गई है उसके अंदर सभी इंपॉर्टेंट टर्म्स कंडीशन लिखे गए हो, ताकि बाद में अगर कोई लालच रखते हुए उस विल वसीयत को चैलेंज भी करे तो उसको वो कैंसिल ना करा पाए। ये कुछ बेसिक चीजें होती हैं जो विल वसीयत को ड्राफ्ट करते समय ध्यान दी जाती हैं। दोस्तों अब देखिए दोस्तों, यहां से आप लोगों को क्लियर हुआ होगा कि विल वसीयत को ड्राफ्ट करते समय क्या क्या चीजें ध्यान देना अनिवार्य है। अब दोस्तों, कई बार यह देखा जाता है कि विल वसीयत को जब बना दिया जाता है और वसीयतकर्ता का देहांत हो जाता है तो उनके बच्चों के बीच वसीयत को लेकर वाद विवाद खड़ा होता है। तो ऐसी सिचुएशन में उस वसीयत को कोर्ट में चैलेंज किया जाता है, या फिर अगर उसको चैलेंज नहीं किया जा रहा तो जिस व्यक्ति के पक्ष में वसीयत है वो प्रोबेट कराने के लिए कोर्ट में वसीयत को लेकर चला जाता है। नाउ क्वेश्चन अराइज होता है कि अगर ऐसी सिचुएशन में कोर्ट को ऐसा लगे कि विल वसीयत के अंदर कुछ गड़बड़ है, विल वसीयत को सही माध्यम से नहीं बनाया गया, तो बर्डन ऑफ प्रूफ किसके ऊपर आता है, यानी कि किस पार्टी के ऊपर यह बर्डन आ जाता है कि उसको वसीयत गलत साबित करनी पड़ेगी। किसके ऊपर? क्या जो वसीयत को चैलेंज कर रही है वो, या फिर जो वसीयत को कोर्ट में लेकर आई है, जो प्रोपाउंडर है। अब यही चीज मैं आपको रेलिवेंट जजमेंट के साथ क्लियर करूंगा, केस के फैक्ट्स और बैकग्राउंड क्लियर करूंगा, ताकि
विल वसीयत अगर आपके पास भी है तो आपको पूरा का पूरा कंसेप्ट वहां पर क्लियर हो जाए दोस्तों। अब देखिएगा दोस्तों, डिस्प्ले पर आपको साफ साफ केस टाइटल दिखाई दे रहा होगा। केस टाइटल है श्रीमती नियति दास जो प्रेजेंट केस में अपीलियंट है वर्सेस श्रीमती मिलन देवनाथ। और ये जो मैटर है हमारा 3 जून साल 2023 को पास किया गया है, यानी कि जो जजमेंट आई है ऑनरेबल त्रिपुरा हाई कोर्ट की 3 जून साल 2023 में आई है। इसका MFA नंबर देखिएगा 4 ऑफ 2022। अब दोस्तों केस के फैक्ट्स और बैकग्राउंड आपको क्लियर कर दूं, ये बहुत ज्यादा अनिवार्य है। इसके बाद आखिरी में आपको क्लियर करूंगा कि ऑनरेबल हाई कोर्ट ने साल 2023 की जजमेंट में क्या क्लैरिफिकेशन दी। अब देखिए दोस्तों, अगर प्रेजेंट केस के फैक्ट्स के बारे में बात आती है तो जो प्रेजेंट केस में अपीलियंट है वो ट्रायल कोर्ट के सामने एक वसीयत को प्रोबेट के लिए फाइल करती है। उसका कहना है कि साल 1997 में इस वसीयत को तैयार किया गया है मिस्टर गुप्ता की तरफ से। जो मिस्टर गुप्ता थे उनकी ओल्ड एज में इस अपीलियंट ने, यानी कि जिसके पक्ष में वसीयत है, उसने उसकी खूब सेवा पानी की, उसकी देखरेख की, जिस चीज से खुश होते हुए मिस्टर गुप्ता ने अपने देहांत से पहले सन 1997 में एक वसीयत बनाकर इस अपीलियंट को दे दी और वसीयत के अंदर अपनी सभी चल और अचल संपत्ति का मालिकाना हक इसके पक्ष में दे दिया। अब दोस्तों प्रेजेंट केस में यह मैटर ट्रायल कोर्ट के सामने प्रोबेट के लिए डाला गया। ट्रायल कोर्ट ने इस एप्लीकेशन को डिसमिस कर दिया, इस प्रोबेट की एप्लीकेशन को डिमाइस कर दिया, डिसमिस कर दिया, यह कहते हुए कि यहां पर जो प्रोबेट के लिए एप्लीकेशन फाइल की गई है और जो प्रेजेंट केस में बेनिफिशियरी है, प्रोपाउंडर है, वो प्रॉपर तरीके से सभी एसेट्स की इंफॉर्मेशन नहीं दे पा रही। वो ये नहीं बता पा रही कि जो चल और अचल संपत्ति है वो कितनी थी उनके पास और किस किस संपत्ति का मालिकाना हक किसको दिया गया है। बेसिकली ट्रायल कोर्ट ने उस वसीयत के अंदर कुछ सस्पिशियस सर्कमस्टांसेस पाए जिसके चलते उस एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर दिया गया। नाउ दोस्तों अब यहां पर इस चीज को लेकर अपील डाली गई है ऑनरेबल त्रिपुरा हाई कोर्ट के सामने। अब त्रिपुरा हाई कोर्ट के सामने केस के क्या फैक्ट्स आए वो चीज मैं आपको क्लियर कर देता हूं। अब देखिए दोस्तों, यहां पर जब यह अपील ऑनरेबल त्रिपुरा हाई कोर्ट के सामने डाली गई तो यह चीज कही गई अपीलियंट की तरफ से कि ट्रायल कोर्ट ने केस के फैक्ट्स और सर्कमस्टांसेस सही तरीके से नहीं समझे, उनको सही तरीके से इंप्लीमेंट नहीं किया, इसी वजह से यह फैसला उसके अगेंस्ट में दे दिया गया। किंतु जब यह मैटर यहां पर त्रिपुरा हाई कोर्ट के सामने पहुंचता है तो रिस्पोंडेंट का कहना है कि यह विल फॉल्सली तरीके से क्रिएट की गई है और जो डेथ सर्टिफिकेट भी कोर्ट में प्रेजेंट किया गया है वो भी फैब्रिकेटेड है, वो भी सही नहीं है। इसके अलावा हमारे रिलेशन मिस्टर गुप्ता से कभी भी खराब नहीं थे। रिस्पोंडेंट कौन है? मिस्टर गुप्ता, जिन्होंने विल बनाई है, उनके बच्चे, वाइफ और उनके बेटा बेटी सभी। तो उनका कहना है कि हमारे रिलेशन कभी भी उनसे खराब नहीं थे, हमने भी उनकी सेवा पानी की है, किंतु ओल्ड एज में होने की वजह से उनकी सोचने समझने की क्षमता खत्म हो गई थी। इस वजह से और इसी चीज का फायदा उठाते हुए यहां पर जो अपीलियंट है उन्होंने इस डॉक्यूमेंट को क्रिएट कराया, इस फ्रॉड विल को क्रिएट कराया और वहां पर अपने साइन करवा लिए। अब दोस्तों देखिए, यहां पर ऑनरेबल त्रिपुरा हाई कोर्ट ने कुछ चीज एग्जामिन की, जैसे कि सबसे पहले पॉइंट ये लिखा गया था विल के अंदर कि मैं अपनी सभी चल और अचल संपत्ति यहां पर बेनिफिशियरी को दे रहा हूं, किंतु कौन कौन सी अचल संपत्ति है, चल संपत्ति है, उसका वर्णन वसीयत में कहीं भी नहीं था। और आखिरी में यह लिखा गया था कि यह वसीयत केवल मेरे देहांत के बाद एप्लीकेबल होगी और मैं अपनी इच्छा से जब मर्जी चाहे दूसरी वसीयत भी बना सकता हूं। जबकि अगर आप एक एडवोकेट से वसीयत ड्राफ्ट कराते हैं तो वो ये लाइन जरूर लिखते हैं कि ये मेरी आखिरी वसीयत है और इससे पहले अगर कोई वसीयत हमने तैयार की है तो वह नल एंड वॉइड मानी जाए। अब दोस्तों ये चीज कोर्ट ने वहां पर एग्जामिन की और यही पाया कि हाँ, प्रेजेंट सिनेरियो में विल के अंदर सस्पिशियस सर्कमस्टांसेस क्रिएट हैं। एक तरफ तो वो सभी संपत्ति उनको दे रहे हैं और उसी वसीयत में आखिरी में कह रहे हैं कि मैं दूसरी वसीयत भी बना सकता हूं। इसके अलावा यह चीज पाई गई कि डेथ सर्टिफिकेट में यह चीज मेंशन है कि वसीयतकर्ता का देहांत हॉस्पिटल में हुआ है, जबकि असलियत में वसीयतकर्ता का जो देहांत हुआ था वो घर पर हुआ था। इसके बावजूद जो वसीयत है उसके अंदर कुछ और ऐसे सीरियस पॉइंट थे जिसको अपीलियंट को कोर्ट में साबित करना था, किंतु वो उन पॉइंट्स को साबित नहीं कर पा रही थी। जैसे कि वो वसीयत साल 1997 में बनी है, इसका कोई स्ट्रॉन्ग एविडेंस वो बेनिफिशियरी प्रोपाउंडर वहां पर नहीं साबित कर पा रही थी।
तो इन्हीं सभी चीजों को देखते हुए त्रिपुरा हाई कोर्ट ने साफ तरीके से निर्धारित कर दिया कि अगर कोई प्रोपाउंडर ऑफ विल है, यानी कि वह व्यक्ति जो वसीयत को कोर्ट के सामने रख रहा है एग्जीक्यूट करने के लिए, उसको वेरीफाई करने के लिए, तो उसी के ऊपर बर्डन ऑफ प्रूफ आएगा कि वो जितने भी सस्पिशियस सर्कमस्टांसेस हैं उनको कोर्ट की नजरों से दूर करे, उनको प्रूफ करते हुए। और सारा बर्डन ऑफ प्रूफ यहां पर अपीलिएंट के ऊपर आ गया था, जो प्रेजेंट सिनेरियो में वो दूर कर ही नहीं पा रही थी। तो यहां पर दोस्तों आखिर में ऑनरेबल त्रिपुरा हाईकोर्ट ने यही फैसला किया कि इस वसीयत के अंदर बहुत से सस्पिशियस सर्कमस्टांसेस हैं, तो ऐसी कंडीशन में इसको जेन्युइन ठहराना ठीक नहीं रहेगा। और जो प्रोपाउंडर ऑफ विल है, यानी कि अपीलिएंट है, वो उन सस्पिशियस सर्कमस्टांसेस को दूर करने में भी नाकामयाब रही, तो ऐसी कंडीशन में इस विल को जेन्युइन नहीं ठहराया जा सकता। तो यहां से दोस्तों आपको क्लियर हुआ कि जो व्यक्ति कोर्ट में प्रोबेट करने के लिए जा रहा है, जो प्रोपाउंडर ऑफ विल है, उसके ऊपर यह बर्डन आता है कि जो भी सस्पिशियस सर्कमस्टांसेस वहां पर आ रहे हैं, वो चीज वो साबित करे कि ये चीज यहां पर ऐसे नहीं है, बल्कि सस्पिशियस सर्कमस्टांसेस वहां पर कोई क्रिएट नहीं हो। बेसिकली जहां जहां कोर्ट संदेह कर रहा है, उन चीजों को दूर करना उस प्रोपाउंडर के ऊपर बर्डन आ जाता है दोस्तों। इसी प्रकार से दोस्तों ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने और तमाम हाई कोर्ट ने भी अपनी जजमेंट दे रखी है। जैसे कि डिस्प्ले पर देखिएगा, एक और बड़ी महत्वपूर्ण जजमेंट थी। जजमेंट का नाम है कौशल्या वर्सेस लीना। इसका आरएफए नंबर है 417 ऑफ 2009। अब दोस्तों यहां पर भी ऑनरेबल कर्नाटक हाई कोर्ट ने यही कहा था कि जो प्रोपाउंडर ऑफ विल है, उसी के ऊपर बर्डन आता है कि कोर्ट को अगर कहीं कोई सस्पिशियस सर्कमस्टांसेस लग रहे हैं तो उसको प्रूव करें। तो यहां से आप लोगों को क्लियर हुआ होगा कि यहां पर ऑनरेबल त्रिपुरा हाई कोर्ट ने अपनी महत्वपूर्ण जजमेंट में क्या क्लियर किया। अब अगर इसके कंक्लूजन पर आए तो यही निकलता है कि प्रोपाउंडर ऑफ विल के ऊपर ही, जो प्रोपाउंडर है विल के अंदर, उसी के ऊपर ही बर्डन आता है विल को कोर्ट में एस्टेब्लिश करके साबित करने का। और जब भी विल ड्राफ्टिंग की बात आए तो एक अच्छे से एडवोकेट के थ्रू ही आप ऐसा कराएं, ताकि अगर उस विल के अंदर कोई मिस्टेक है तो वह समय रहते ही ठीक हो जाए दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों। उम्मीद करता हूं वीडियो के अंदर मिली जानकारी आप सभी लोगों के लिए बेहद ज्यादा लाभदायक साबित होगी। वीडियो के अंदर अगर मिली जानकारी आप सभी लोगों को अच्छी लगी तो वीडियो को आप लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। वीडियो से जुड़ा अगर आप लोगों का कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे लिख सकते हैं। इसके अलावा अगर आप मुझसे पर्सनली कंसल्टेशन यानी कि लीगल एडवाइस लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को नंबर दिया है, उस नंबर पर आप कॉल करके अपनी कॉल बुक कराकर भी डायरेक्टली हमारे थ्रू कंसल्टेशन कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप इसी प्रकार की इंफॉर्मेटिव वीडियोस रोजाना पाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करते हुए नोटिफिकेशन बेल आइकन आप जरूर दबा दें।